नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से है, जहां पर एसबीआई में दिन दहाड़े लूट हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने 6,82,000 रुपए लूटे हैं। बैंक कर्मी के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की है। भीड़ जुटने पर अपराधियों ने फायरिंग भी की है और फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। सरैया थाने के रेपुरा स्टेट बैंक शाखा से यह लूट हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे, 6,82,000 लूट हुई है मुजफ्फरपुर में एसबीआई बैंक से। अपराधी हथियार के साथ बैंक में आते हैं, बैंक कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं। और यह तस्वीर देखिए, जब अपराधियों को लोगों ने घेरा, लोग इकट्ठा होने लगे तो सरेआम बंदूक लहराकर फायरिंग की गई है। 6,82,000 रुपए लूटे गए हैं और अपराधी फायरिंग करते हुए बड़े आराम से देखे जा सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से जब लोगों ने अपराधियों को घेरना चाहा तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। स्टेट बैंक जा रहा है ना। तो मुजफ्फरपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 6,82,000 रुपए लूटे गए हैं। हथियारबंद अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। बैंक के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है। हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को और साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराधी हथियार लहराते हैं, फायरिंग करते हैं। क्या माना जाए, क्या अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं जो दिन दहाड़े बैंक से लूटपाट करते हैं और फायरिंग करते हुए बड़े आराम से चले जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके का प्रदर्शन किया है अपराधियों ने, एक तो दिन दहाड़े बैंक में घुस गए। किसी अपराधी ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था, वो नकाब भी नहीं था उन्हें, और 3 अपराधी नीचे पहरा दे रहे थे पिस्टल के साथ। जब उनके 3 साथी बैंक में गए और उन लोगों ने 6,82,000 रुपए जो वहाँ मौजूद थे वो समेट लिए और वहाँ जो मौजूद कर्मी थे उनके साथ मारपीट की। इस बीच जब मौके पर वहाँ भीड़ जुटी और भीड़ ने उसको विरोध किया तो उन लोगों ने हथियार दिखाया। तो ये तमाम चीजें शो करती है कि पुलिस का इकबाल जरूर कहीं न कहीं घट गया है, जिसकी वजह से ये अपराधी इतने बेखौफ हुए हैं, दिन दहाड़े लूट भी करते हैं और जब उनका विरोध होता है तो वो फायरिंग भी करते हैं। जी सुधीर, पुलिस से ज्यादा हिम्मत तो यहां पर आम लोग दिखा रहे हैं, जिन्होंने कम से कम कोशिश की उनका पीछा करने के लिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथों में ईंट लेकर उनके पीछे भागे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों ने वहाँ अपराधियों का विरोध किया है, अगर पुलिस की सख्ती उस लेवल की रहती, अपराधियों को दूसरी तरफ से घेरने की कोशिश की गई होती, वो तत्पर होते तो जरूर कुछ न कुछ उसमें से पकड़े जाते। तो यहाँ निश्चित रूप से वहाँ के जो लोकल यूथ्स है उन लोगों ने बड़ा प्रेजवर्दी वर्क किया है, सराहनीय कार्य किया है कि अपराधी जब लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे उसी समय यहाँ जानकारी लग गई तो वहाँ भीड़ जुट गई, लोगों ने अपराधियों को ललकारा और लोगों के ललकारने की वजह से ये अपराधी वहाँ से भागे, नहीं तो और भी राशि की लूट हो सकती थी। तो लोगों ने बड़ा काम किया है, लेकिन पुलिस कितना अच्छा काम कर पाती है अब इनको पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल लोगों का पल्ला भारी है पुलिस के ऊपर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। देखने वाली बात तो यह है कि क्या अपराधियों को पुलिस पकड़ पाती है, क्योंकि बिना मास्क के, बिना चेहरे को ढके हुए अपराधी आते हैं और बड़े ही आराम से इस लूटपाट की घटना को अंजाम देकर चलते बनते हैं। और अब बात करते हैं पीएम मोदी की नई टीम की, जो जोश से लबरेज है। पदभार संभालने के साथ ही देश को समृद्ध बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की बातें कही जा रही हैं। देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी बातें शुरू हो चुकी हैं। नई टीम से बिहार को उम्मीद भी बढ़ी है, क्योंकि 6 सांसद बिहार से पीएम मोदी की ड्रीम टीम में शामिल हैं।
और सबसे पहले बात आरसीपी सिंह की करते हैं, जिन्होंने इस्पात मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यालय में पहुंचने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और वो इसका बखूबी से निर्वहन करेंगे। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि विभाग में सब कुछ ठीक है और जल्द ही वो तमाम बातों का अध्ययन कर आगे का काम करेंगे। इंजन तो एक ही होता है और आजकल अगर आप जाइए रेल भवन में तो उसका चाहे इलेक्ट्रिक पावर जो है हॉर्स पावर बढ़ गया है, डीजल का भी बढ़ गया है। सरकार एक ही है, केंद्र में है, राज्य में है, अपनी दोनों सरकारें हैं। और देखिए लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य यही होता है कि भाई हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारे राष्ट्र में खुशहाली हो, हमारे राष्ट्र के लोगों का जीवन जो है अच्छा हो। और बिहार, उत्तर प्रदेश सब उसी का एक हिस्सा है और स्वाभाविक है, हर एक क्षेत्र का अपना अपना एक उनका एक पॉजिटिव होता है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास खान है, खदान है। हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में खान खदान की कमी है, लेकिन वहाँ आप देखिएगा कि हमारा लैंड है बहुत अच्छा है। वहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास पानी बहुत अच्छा है। वहाँ पर देखिएगा कि जलवायु बहुत अच्छी है, लोग बहुत मेहनती हैं। ठीक बात है कि इन दोनों प्रदेशों में जितना औद्योगिकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ है, लेकिन देखिए विकास में सिर्फ उद्योग ही नहीं होता है, बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। और आजकल खास करके हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में मैंने बताया ना कि जो कोर, जो वहाँ पर कोर हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ह्यूमन रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है और सबसे बड़ा चीज़ है क्या है कि जो एग्रीकल्चर का है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी जितनी इंडस्ट्री होती है उनकी अपार संभावनाएँ वहाँ होती हैं। और जहाँ तक आप इस मिनिस्ट्री की बात बोलते हैं तो कोई घर नहीं है जहाँ की इस मिनिस्ट्री का कोई न कोई आइटम नहीं। ठीक है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कोई इसकी बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि खपत के दृष्टिकोण से जो कंजम्पशन है, तो मैंने बताया ना कि किसी घर में चले जाइए तो सब जगह आपको लोहे का सामान मिलेगा ही। तो इस मंत्रालय की बहुत बड़ी जो है जिम्मेवारी है देश की जो हमारी आर्थिक जो उन्नति है उसको आगे करने की। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है 5 ट्रिलियन जो हमारी इकोनॉमी करना है, उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। और हम सब लोगों का यही प्रयास होगा कि जो भी जिम्मेवारी, जो मैंडेट इस मिनिस्ट्री को दिया गया है उसको हम लोग प्राप्त करने में कामयाब हो सके। मोदी कैबिनेट में आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह को प्रमोशन मिला है। उन्हें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। प्रमोशन के बाद उन्होंने न्यूज 18 संवाददाता अमितेश से बात की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से, सर मंत्रालय वही है लेकिन प्रमोशन हुआ है, कैबिनेट मंत्री आप बनाए गए हैं, काम का इनाम मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय को, जिन्होंने हम फिर भरोसा जताया और हम उस भरोसे के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। जो आपने पिछले 2 सालों में काम किया है उसमें और क्या बेहतरी करेंगे और आगे क्या जो आप रोड मैप है, क्योंकि मंत्रालय वही है इसलिए बेहतर तरीके से उस मंत्रालय को आप 2 साल से समझ रहे हैं। 2 साल से नहीं, इसके पहले वाले सरकार में भी मैं इसी पोर्टफोलियो को संभालता था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में ऊर्जा ही संभालता था पहले वाली सरकार में, और इस सरकार में भी, जबकि ये सरकार आई उसके बाद से। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया है। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने ऊर्जा क्षेत्र के एकदम नक्शे को बदल दिया है। हम लोग का देश, हम लोग की सरकार आने के पहले, मोदी जी की सरकार आने के पहले देश पावर में डेफिसिट था। हम लोग करीब 1,82,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़े और हम लोग अपने देश को पूरा सरप्लस बना दिया, पावर सरप्लस। अब हम पावर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है, सिंगल ग्रिड। पूरे देश को, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पूरे सभी क्षेत्र को 1,42,000 किलोमीटर हम लोग ग्रिड जोड़े हैं, करीब 50,000 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं। और अब हम करीब 1,00,000 मेगावाट देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकते हैं। तो अब किसी भी राज्य में बिजली की कमी हो, इसका कोई कारण नहीं। एक कारण था, वो था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमजोरी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कमजोरी को दूर करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा राशि
ये राज्यों के माध्यम से खर्च करके राज्यों को दिया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दिया, ताकि वो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां हैं उसको दूर हो सके, कमजोरियां दूर हो सके। सरकार के आने के पहले ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटा के आसपास बिजली रहती थी। आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्र में 20.5 घंटा बिजली रहती है। आइए, हम नहीं कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट सर्वे है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको चाहिए गाँव में भी, शहर में तो है 23-24 घंटा, गांव में भी हमको 24 घंटे बिजली चाहिए। इसके लिए एक और योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है। उसमें हम दुनिया में एक लीडर के तौर पर उभरे हैं। दुनिया में हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रहा है। किसान को करीब करीब फ्री बिजली मिलेगी या बहुत नॉमिनल दाम पर बिजली मिलेगी उनके सिंचाई के लिए। भारत सरकार और बिहार सरकार MOU साइन किए कि डाकमारा प्रोजेक्ट हम बनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेवारी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, नए मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको मिली है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के आप कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? मैं मानता हूं जिम्मेदारी होती है, न बड़ा होता है न छोटा होता है। कोई मैं दार्शनिक बातें नहीं कह रहा हूं। इसीलिए जब मोदी जी ने मुझे पहली सरकार में MSME की जिम्मेदारी दी है, दूसरी सरकार में पशुपालन डेयरी जहां मैं अभी बैठा हूं, उन जिम्मेदारियों पर खड़े उतरने की कोशिश की। आगे जो जिम्मेदारी मिली है वो मोदी जी के सपनों का जो भारत बनाना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज के माध्यम से, उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ताकत है जिसमें लोगों को घर देना, आवास, प्रधानमंत्री आवास के द्वारा सड़क से जोड़ना, 7 करोड़ से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके हाथों को और मजबूत करना, 70 लाख उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की यूनिट है, उसको कैसे एक एंटरप्रेन्योर मॉडल पर ले जाना, उनकी आमदनी को बढ़ाना, लैंड होल्डिंग का सैटेलाइट के द्वारा डिजिटल के माध्यम से पूरे देश का रिकॉर्ड तैयार करना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पंचायती राज के तहत ये जो भी काम हम करेंगे वो तो गांव के लिए, गांव का मॉडल है, पंचायती यूनिट है। तो ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास कार्य दोनों मिलाकर के एक गांव, गरीब किसान, लोगों के पलायन को रोकना, ये सबसे बड़ी बात है। चूंकि पलायन हो रहा है गांवों से शहरों की तरफ, तो गांव में मूलभूत सुविधा जो देने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही थी कि गांव में ही तमाम सुविधाएं दी जाए, इसको लेकर के आपके मंत्रालय की तरफ से क्या तैयारी होगी, क्या विजन है? अब ये तो मैं जब दूसरी बार मिलेंगे तो आपको मैं ब्लूप्रिंट दूंगा, लेकिन अभी इतना ही कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं और हम लोग भी चिंतित हैं। तो जिसने जिम्मेदारी दी, जिसने लाया, उसी को पता था। तो मैं तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करने का महादेव से प्रार्थना करूंगा कि हे महादेव, मुझ में ताकत दो कि मैं उनके सपनों को साकार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। अरवल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर BSF जवान को गिरफ्तार किया गया है। बिहार STF की कार्रवाई हुई है। जयपुकार राय को अरेस्ट किया गया है। 2 राइफल, 1 पिस्टल और कार जब्त की गई है जवान के पास से। साथ ही 500 गोलियां भी बरामद की गई हैं। रांची से भोजपुर जा रहा था यह जवान। STF पूछताछ कर रही है इस जवान से। और इधर पटना के दीघा में दानापुर रोड को लोगों ने घंटों जाम रखा और आगजनी की। सड़क हादसे में कल एक बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था।
तो दीघा में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल एक बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। नवादा में ट्रैक्टर ले जाने के विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने नवादा कादिरगंज पथ को जाम कर दिया और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वैशाली के लालगंज में गंडक नदी कहर बरपा रही है। यहां अचानक गंडक का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे तिरहुत तटबंध में तेज कटाव होने लगा है। इलाके के लोग बांध टूटने की आशंका से दहशत में हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग रेत से भरी बोरियों को बांध किनारे रख रहा है, लेकिन पानी की तेज धार में वो भी बह जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तिरहुत तटबंध का जायजा लिया और लोगों को भरोसा दिया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कटाव की क्या स्थिति है? कटाव का अभी कोई इसका संभाल में नहीं आया। कटाव ऐसा है, कटाव होने से आप लोग को डर भी है क्या? बहुत डर है। तो कोई अधिकारी देखने सुनने नहीं आए? अधिकारी तो आ रहा है, अधिकारी से तो बातचीत हो ही रहा है, फिर भी इसका कोई उपाय नहीं है अभी तक। क्या स्थिति है सुन रहे हैं? बहुत खतरे के निशान पर, खतरे के निशान पे सारा बोरा वगैरह पानी बहा कर ले गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक भी बोरा ना कामयाब है। तो क्या लग रहा है अधिकारी लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ देख सुन नहीं रहे हैं? वो लोग रोजगार बनाए हुए हैं और बिजनेस बनाए हुए हैं, खा पी के जाते हैं। यहाँ लोग दहाव चाहे कुछ हो, उसका कोई मतलब नहीं। क्या माना जाए, तैयारी आधी अधूरी, करोड़ों की योजना है और तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है? देखिए वो काम तो पूरा फिनिश हो गया, अब लॉन्चिंग एप्रॉन का काम ही है लॉन्च करना। जब स्कावर होगा, अभी देख लीजिए सामने नदी में क्या स्कावर वहाँ देखिए हो रहा है, तो वो तो लॉन्च करेगा। जो जिस काम के लिए है वो तो करेगा। ग्रामीण बता रहे हैं कि तैयारी सही नहीं है और कभी भी बांध टूट सकता है। ये तो आप खुद स्थल पर हैं और आप खुद देख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करें? ऐसे तो हमारे हिसाब से पूरा सुरक्षित है। दरभंगा शहर से गुजरने वाली अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरभंगा के एकमी घाट और भीगो के मुक्तिधाम में पानी फैलने लगा है। नदी किनारे बसे लोगों को कटाव का खतरा भी सताने लगा है। बता दें कि हर साल इस नदी के पानी से भारी बर्बादी होती है। क्या स्थिति है? आने वाला समय में कोई ठीक नहीं है। रात भर में आ सकता है, घर में घुस सकता है। यहाँ के जो शहर का नाला, दहशत कोरोना से पहले दहशत फैला हुआ है, ऊपर से ऊपर वाला दहशत दे रहा है। आदमी जिएगा तो जिएगा। घाट पूरा पानी में डूब गया है, पानी सब खतरा के निशान से ऊपर चल रहा है। कौन सा जगह है ये? एकमी घाट है। कितना पानी बढ़ना शुरू हुआ है? बहुत खतरे के निशान से करीब 1.5 बीघा पानी ऊपर है। तो कितनी दिक्कत हो रही है इसको लेकर? बहुत दिक्कत लोग के हो रहा है कि पुणे के बैंसी में लोग जिस घर को अपने खून पसीने से बनाते हैं, उसी घर को अब वो तोड़ रहे हैं, अपने प्यारे आशियाने को छोड़ रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महानंदा ने जो तबाही मचाई है, उसमें एक एक घर नदी में समा रहा है। मड़वा गांव में अब तक 8 घर नदी में समा चुके हैं। लिहाजा लोग अपने घरों को तोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि वो आगे कहां जाएंगे, क्या करेंगे। बाढ़ पीड़ितों के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ बायसी अनुमंडल के बनगावा पंचायत के मरवा टोला में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये महानंदा नदी है जो हर साल कटाव करती है और क्या हालत है इस गांव की। लोग अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर लोगों का ये घर है। महानंदा नदी के चपेट में कई घर यहाँ आ चुके हैं और ये अपने घर का जो ईंट मलबा या जो खिड़की किवाड़ी है उसको बचाने के लिए तोड़ रहे हैं। ये घर क्यों तोड़ रहे हैं? मकान है ना, नदी से गिर रहा है नदी में। अच्छा, तो तोड़ के क्या करेंगे आप लोग? कहाँ लेके जाएंगे? इधर इधर देखिए, इधर देखिए, कहाँ लेके जाएंगे?
अच्छा, कितना घर कटा है यहाँ? 2-3 घर कट गए हैं। तो ये घर तोड़ने की नौबत क्यों आई? नदी में गिर जाता है इसीलिए तोड़ देते हैं। हर साल ये कटाव होता है? हर साल होता है, मदद नहीं करता है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है? मदद नहीं करता है। इस बार कितना घर कटा है? 8 घर कट गया है। यहाँ पे लोग तोड़ रहे हैं घर। ये लोग जो है नदी कटान से जो कट के जा रहा है, इसी का बचाव के लिए जो अपना जो भी बचा हुआ है उसको संभालने के लिए तोड़ रहे हैं। कभी भविष्य में फिर कोई आगे चल करके कहीं का कोई आयोजन होगा, अब बचा हुआ नहीं रिटर्न महानंदा में तो कट के चले जाएगा। लेकिन अब तक कटाव रोधक कार्य नहीं होने के कारण इस वर्ष जो नदी के जद में जो मोहल्ला था, जो महादलित टोला जो अभी हैं, उनको बसने योग्य कहीं जमीन भी नहीं है और महादलित भी है, साथ साथ ये भूमिहीन भी है। अभी जो 8 परिवार कट गया, लगभग 100 परिवार जो नदी के जद में है, कटने योग्य है। जल स्तर बढ़ता है तो ये संभवतः कट ही जाएगा। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से और सरकार के पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि वैसे महादलित और भूमिहीन परिवार को जमीन आवंटित करके इसको बसाने का कार्य करें। इस तरह से लोग अपने ही बनाया आशियाने को तोड़ रहे हैं। जिस एक घर बनाने में लोगों को वर्षों लग जाता है, पूरे जिंदगी की कमाई उस घर में लोग लगा देते हैं। आज ये महानंदा नदी के कारण लोग अपने ही आशियाने को किस तरह से छेनी हथौड़ी से तोड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो लोग कटाव निरोधक काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। यहाँ पर कहीं किसी तरह के कटाव निरोधक काम नहीं हो रहा है। जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि नदी काफ़ी दूर थी पहले और वो कटते कटते यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन आज तक सरकार के नुमाइंदे या प्रशासन की तरफ से कोई देखने तक नहीं आया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, मड़वा, पूर्णिया। हालांकि डीएम का दावा है कि कटाव निरोधक कार्य किए जा रहे हैं। अभी कटाव हो रहा है और हम लोगों ने चिन्हित करवाया है। कुल 45 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे अभी कटाव का सामना करना पड़ रहा है। कल कार्यपालक अभियंता जो नए अभी ज्वाइन किए हैं उनको निर्देशित किया गया है। 14 संवेदक चयनित किए गए हैं। उन सब के बीच में कार्य का बंटवारा करके उन सभी 45 जगहों पे कटाव निरोधी जो कार्य है वो तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया है और आधा दर्जन जगहों पे कल ही काम शुरू भी किया जा चुका है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।